नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके बीच लेकर, आपके साथ सच का संवाद साधने के लिए। तो दोस्तों, देश का दुर्भाग्य तब शुरू होता है जब सत्ता में बैठा व्यक्ति समस्याओं से भागने लगे और सवाल पूछने लगे, और सवाल पूछने वालों को ही समस्या जो है वो घोषित कर दे। तो आज भारत की जो राजनीति है ठीक उसी मोड़ पर खड़ी दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषणों और तंजों को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि मानो सरकार की असफलताओं का जो बोझ है वो जनता पर डाल देना ही नई राजनीतिक रणनीति बन गई है। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? जो सत्ता कभी सेवा की बात करती थी वो अब व्यंग्य और विभाजन के सहारे चल रही है। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले नेहरू इंदिरा गांधी की सोच के बारे में जिक्र करते हैं। जी हां, ये सोच बनाम आज की राजनीति। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हर भारतीय की समस्या देश की जिम्मेदारी है, तो उसका अर्थ था राज्य की संवेदनशीलता। आज उसी वाक्य को इस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है जैसे भारतीय खुद ही समस्या हो। नेहरू उस पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों से लूटे बटे और दंगों से जूझते देश की बागडोर संभाली। 1947 में के बाद कहीं ना कहीं भारत के सामने शरणार्थी संकट, खाद्यान्न की कमी, अशिक्षा, सांप्रदायिक तनाव, सब कुछ एक साथ था। फिर भी नेहरू ने ना तो जनता को दोषी ठहराया और ना ही अपनी ही जिम्मेदारी से वो भागे। समझ रहे हैं आप? नहीं भागे वो अपनी जिम्मेदारी से, और जो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता है ना, वो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है और वही इंसान भी होता है। तो दोस्तों, इसी परंपरा की अगर हम बात करें तो इसी परंपरा को इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। 1971 का युद्ध हो, गरीबी हटाओ का नारा हो या बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, इन तमाम फैसलों पर असहमति हो सकती है, लेकिन यह नकारा नहीं जा सकता कि नीति के केंद्र में आम भारतीय था, ना कि चंद कॉरपोरेट चेहरे, जैसा कि आज के कहीं ना कहीं सिनेरियो या परिस्थितियों में है। अब आते हैं साहस और जिम्मेदारी का फर्क। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि नेहरू दंगों के समय सड़क पर उतरे, राहत शिविरों में गए और संसद में घंटों बहस भी की, और आज तस्वीर उल्टी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी, असहज सवालों से परहेज और सोशल मीडिया के जरिए संवाद का भ्रम। लोकतंत्र में नेता की जो परीक्षा है वो तालियों से नहीं, सवालों से होती है। अगर सत्ता सवालों से डरने लगे तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र बीमार है वो। तो लोकतंत्र बीमार क्यों हो जाता है? तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम चुप हो जाते हैं, हम सवाल नहीं करते हैं। अब आते हैं विकास बनाम वितरण की सच्चाई पर। दरअसल आज सरकार बार बार विकास के दावे करती है, बार बार विकास के दावे हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस विकास का लाभ किसे मिल रहा है।
ऑक्सफैम और अन्य वैश्विक रिपोर्ट बार बार इशारा कर चुकी है कि भारत में असमानता खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। चंद लोगों की संपत्ति तेजी से बढ़ी है, जबकि करोड़ों की जो आय है स्थिर या घटती गई है। नेहरू का भारत इंक्लूसिव ग्रोथ की जो कल्पना है वो करता था दोस्तों। इंक्लूसिव ग्रोथ समझ रहे हैं, जहां योजना आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र और शिक्षा संस्थानों के जरिए व्यापक समाज को ऊपर उठाया जाए। और आज योजना आयोग नहीं, नीति आयोग है, लेकिन जमीनी असमानता पहले से कहीं ज्यादा है कि नहीं दोस्तों? ध्रुवीकरण की राजनीति और उसके खतरे पर अब आते हैं, क्योंकि ये सबसे चिंताजनक पहलू है जो समाज को लगातार हिंदू मुस्लिम में बांटना, उसमें काम कर रहा है। जब रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब देने की बारी आती है, उन पर बात होनी चाहिए, तब भावनात्मक ध्रुवीकरण को ढाल बना लिया जाता है, यानी हिंदू मुस्लिम। नेहरू और इंदिरा की राजनीति में धर्म निजी आस्था था, निजी आस्था सत्ता का हथियार नहीं। और आज आस्था को राजनीति का ईंधन बना दिया गया है। उसके ही कंधे पर बंदूक रखकर निशाना बनाया जाता है, और नतीजा टूटा हुआ सामाजिक ताना बाना, वो सामाजिक ताना बाना जिसमें आप और हम रहते हैं दोस्तों। तो हमें कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए गुमराह किया जाता है। अब आते हैं लोकतंत्र की असली परीक्षा पर। लोकसभा केवल कानून पास करने की जगह नहीं है, बल्कि जनता की पीड़ा सुनने का मंच भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जवाबदेही का माध्यम है। जब सत्ता इन मंचों से कतराने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सरकार आलोचना से डरती है? क्या उसे समस्याओं की वास्तविक संख्या का अंदाजा भी है? यह सवाल यहां पर खड़ा होता है दोस्तों, कि क्या यह अंदाजा उस संख्या का किया जा सकता है जो वास्तविक संख्या है? तो ऐसे में ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो हालात हैं, इनसे हमें रूबरू होना होगा, इनके प्रति हमें जागरूक होना होगा और समझना होगा कि हमें अपनी आवाज कैसे उठानी है, हमें कैसे सत्ता से सवाल करने हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात साफ है कि भारत किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक विचारधारा की बपौती नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों, संघर्षों और सपनों का साझा सफर है। नेहरू की भाषा सत्ता की भाषा नहीं थी, जिम्मेदारी की भाषा थी। और आज जरूरत उसी संवेदनशीलता की है, जहां नेता जनता को बोझ नहीं, ताकत समझे। सवाल यह नहीं कि अतीत के नेता बेहतर थे या नहीं, सवाल यह है कि क्या वर्तमान सत्ता जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मानने का साहस रखती है। लोकतंत्र का भविष्य इसी जवाब पर टिका हुआ है। अब जवाब कौन देगा और ये सच से हम कैसे रूबरू होंगे, ये तो दोस्तों हमें ही आगे आकर डिसाइड करना होगा। इसी के साथ पूरा सच मैंने आपको बताया इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में फिलहाल यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पर आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।